माई सेल्फ मौलिना मुखर्जी एके मोस्टली मेडिको और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रैपिड रिवीजन सीरीज। जिस सीरीज में हम लोग पूरे माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस को विद इन 25 आवर्स फुल जोश के साथ कवर करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा स्पेशल है। आज मैंने सीएनएस खत्म करके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्टार्ट किया है। अगर आपने सीएनएस वाला वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी आप वो वाले देख लीजिए, क्योंकि ये जो माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना पूरा इंटरलिंक्ड है। कोई भी सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड है, पर इसमें क्योंकि हम लोग बहुत फास्ट रिवाइज कर रहे हैं इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं इस वाले टॉपिक में बोलूंगी, कुछ कॉन्सेप्ट उस वाले में बोलूंगी। पूरे सब्जेक्ट को 25 आवर्स में खत्म कर रही हूँ। समझ रहे हो कितना कंसाइज करके पढ़ाना पड़ रहा है, पर मैं छोड़ कुछ नहीं रही हूँ। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करे हैं, कुछ नीट पीजी के भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करवाया है। ओके, अगर आपने सीएनएस का लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे देख के उसके बाद ही ये लेक्चर देखिए। एटलीस्ट इंट्रोडक्शन वाला देख के उसके बाद इसे देखिए, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पार्ट 1। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को मैं 2 लेक्चर्स में खत्म कर दूंगी, क्योंकि ये छोटा सा सेगमेंट है पर इतना भी छोटा नहीं है। इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। यूरिनरी ट्रैक्ट में जो बैक्टीरिया कॉजिंग इन्फेक्शन होते हैं वो सब हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि एग्जाम में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के क्वेश्चंस जितना भी करते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चंस किया जाता है 2 क्वेश्चंस पे। एक की कॉमन जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस है, उनके ऊपर, और एक होता है कैथेटराइज्ड यानी कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोनों में मोर और लेस सेम होगा ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए मैं आपको पहले वो कॉमन ऑर्गेनिजम्स यूटीआई कॉजिंग वो और उनके लैब डायग्नोसिस पहले पढ़ा देना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ शुरू कीजिए। देखिए, कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स टू कॉज यूटीआई, इसमें पहले हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। मैंने 2 पार्ट कर दिया, पिंक वाला ग्राम नेगेटिव और ये पर्पल वाला ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव में इकोलाई, ये तो मोस्ट कॉमन कॉज है, आपको पता है। क्लेब्सिella, प्रोटिया, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, एसिनिटोबैक्टर, ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। खैर, हम पढ़ते सारे पूरे साल के बाद हमें ये सारे नाम तो याद हो ही जाते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल में ही ये वाला ये 4 तो प्रैक्टिकल ही हम लोग करते हैं। और ग्राम पॉजिटिव में एंटेरोकॉकस, याद रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता, पर स्टैफ के 3 स्पीशीज ये याद होना चाहिए, स्टैफ ऑरियस, स्टैफ एपिडर्मिडिस एंड स्टैफ सैप्रोफिटिकस। ओके, चलो अभी जब मैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस पढ़ाऊंगी तब दोबारा से ये पॉइंट रिपीट करूंगी, आपको तब रिकॉल करना है इसको। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। और वायरस में एचएसवी यानी कि ह्यूमन herpes सिम्प्लेक्स वायरस, एक सीएमवी यानी कि साइटोमेगालोवायरस, एडेनोवायरस एंड बीके वायरस। ओके, इतना तो आपको याद रखना है। और फंगस में कैनिडा एल्बिकन्स, ये सभी को पता होता है, मैंने एक जगह पे बस लिख दिया। पैरासाइट में ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ये वाला मैं आपको एक बहुत अच्छे ट्रिक के साथ समझाऊंगी जब टाइम आएगा। मेरी मैडम डॉक्टर ममता जवा मैम ने ये हमें समझाया था, ट्रिकी मोनालिसा करके, वैसा एक ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, चलो अभी इसका लैब डायग्नोसिस देख लो। ये कॉमन है हर किसी यूटीआई कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हर कोई अगर लॉन्ग क्वेश्चन यूटीआई से आए तो ये लैब डायग्नोसिस उन सभी के लिए कॉमन है, इसीलिए इसे रख लो। ये एक लैब डायग्नोसिस पूरा याद होना चाहिए, इसी को आपको लिखना है हर एक यूटीआई में। ठीक है, पहला वाला देखिए, सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन में आपको याद रखना है 1 नंबर क्लीन होना चाहिए यूरिन, 2 नंबर अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए और 3 नंबर मिड स्ट्रीम होना चाहिए। अब दीदी मिड स्ट्रीम यूरिन क्यों? क्योंकि जब आप अर्ली मॉर्निंग पहला यूरिन पास करते हैं तो उस यूरिन के पहले कुछ पार्ट में इकोलाई मतलब कमेंसल इकोलाई जो आपके जेनाइटल्स में जो फ्लोरा होता है वो कमेंसल इकोलाई आ सकते हैं, और एंडिंग के टाइम पे और कुछ अलग से कुछ बैक्टीरिया है जो कि पेरिनियम से वहां पे आ सकते हैं, इसीलिए इंटरफेरेंस होता है। इसीलिए हम लोगों को मिड स्ट्रीम, ना शुरुआत का ना एंड का, बीच वाला यूरिन चाहिए। ओके, ये मोस्ट कॉमन यूज सैंपल है। इसके अलावा सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन लगता है इन्फेंट्स के लिए, क्योंकि आप उनमें मिड स्ट्रीम यूरिन ऐसे तो नहीं कलेक्ट कर सकते, और कोमा पेशेंट के लिए। ठीक है, और कैथेटराइज्ड पेशेंट में क्या करते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि यूरिन इज कलेक्टेड फ्रॉम कैथेटर ट्यूब एंड नॉट फ्रॉम बैग। बैग से क्यों नहीं कलेक्ट करते? क्योंकि बैग में यूरिन बहुत टाइम तक स्टोर होने की वजह से वहां पे पैथोजेनिक कंटामिनेशन हो सकता है। हो गया याद? चलो अभी ट्रांसपोर्ट मीडियम देख लो कि अगर 1 से 3 घंटे का डिले हुआ तो फिर यूरिन को हमें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके उसे ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट के टाइम पे कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है, देखो मैंने एक ट्रिक बना दिया है, द बिग फॉर्मेट, इसे याद रखना है, द बिग फॉर्मेट। अभी टी से क्या, थाइमोल, बी से क्या, बोरिक एसिड, जी से क्या, ग्लिसरॉल, फॉर्मेट से फॉर्मेट, ये 4 चीजें ऐड करके हम लोग उसे रेफ्रिजरेट करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, आसान है। अभी देखो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में देखो क्या है, यूरिन सैंपल को हमने जो ये कलेक्ट किया, ट्रांसपोर्ट किया, हमें इसे डायरेक्टली एग्जामिन करना है माइक्रोस्कोप के अंदर। अभी पहला वाला देखो, वेट माउंट एग्जामिनेशन बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पस्टल्स, यानी कि डब्ल्यूबीसीज कितने प्रेजेंट है। सीधी सी बात है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो पस्टल्स तो यूरिन में प्रेजेंट होंगे ही, उसी के लिए हमें उसे देखना है। ग्रेटर देन 4 लाख पस्टल एक्सक्रीटेड पर आवर्स, ये इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। इसके अलावा पस्टल यानी कि डब्ल्यूबीसी में एक एंजाइम होता है ल्यूकोसाइड एस्टरेज, वो अगर रिलीज हो जाए तो फिर वो भी इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। इसके अलावा नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं ग्राइस टेस्ट, ये नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो अभी देखो कैटालाइज टेस्ट, ये जो होता है कैटालाइज टेस्ट, इकोलाई, क्लेब्सिella, उसके बाद गोनोरिया का जो ऑर्गेनिज्म होता है गोनोकोकस, ये सारे कैटालाइज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ग्राम स्टेनिंग, यूरिन का ग्राम स्टेनिंग करके अगर पर
ऑयल इमल्शन फील्ड में हमें एक से ज्यादा बैक्टीरिया दिखे तो उसे हमें कंसिडर करना है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, हो गया यार? अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगी, डरो मत। अभी अभी के लिए बस देखो, देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। अभी कल्चर में हमें क्या करना है, हमने यूरिन कलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट एग्जामिनेशन भी कर लिया, अभी हमें कल्चर कैसे करना है, मैकॉन्की एंड ब्लड अगर को कॉम्बाइन करके हम कल्चर कर सकते हैं, या फिर क्लेड मीडियम। यूटीआई के लिए क्लेड मीडियम, 3 बार मेरे साथ बोलो, यूटीआई के लिए क्लेड मीडियम, यूटीआई के लिए क्लेड मीडियम, यूटीआई के लिए क्लेड मीडियम, इसे ही यूज करना है। अब क्लेड का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडियम। ओके, हो गया? चलो अभी इसमें हम लोग एक और चीज करते हैं विच इज एंटीबॉडी कोटेड बैक्टीरिया टेस्ट। इस टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं अपर यूटीआई या फिर लोअर यूटीआई के लिए। देखो, अपर वाला जो यूटीआई है वो जनरली वो ऑर्गेनिजम्स आपके शरीर में हेमाटोजेनेसिस यानी कि ब्लड के थ्रू आया होगा और फिर अपर पार्ट पे इंफेक्शन कर रहा होगा, जैसे कि पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, ऐसा कुछ इंफेक्शन कर रहा है। और लोअर वाला यूटीआई कैसे होगा? आपके जेनाइटल्स के थ्रू असेंडिंग वे में ऊपर जाके वो इंफेक्शन करेगा, जैसे कि सिस्टाइटिस हो गया। तो अगर ये इन दोनों के जाने के मतलब रूट ऑफ स्प्रेड अगर अलग है तो इन्हें हम लोग टेस्ट कर सकते हैं एंटीबॉडी कोड टेस्ट के हिसाब से। कैसे कर सकते हैं? अगर हम लोगों ने एक एंटीबॉडी को एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोट कर दिया, उसे हमने ऐसा कोई रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ कोट कर दिया और अगर वो हमारे बॉडी में जा रहा है तो हमारे ब्लड में से मिक्स होके कहां तक वो जा रहा है हम लोग वो देख सकेंगे टेस्ट के अंदर। तो इसी को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अपर वाला जो है ये हेमाटोजेनस होता है, इसीलिए एंटीबॉडी दिखता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्लड में से जाएगा, बॉडी में से हम लोग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। और लोअर वाला असेंडिंग स्प्रेड से जाता है, जो कि कभी भी कोट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज तो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ना। देखो अभी एक और पढ़ लो विच इज क्वांटिटेटिव कल्चर। क्वांटिटेटिव कल्चर में हमें 2 पढ़ने हैं, एक है सेमी क्वांटिटेटिव विच इज स्टैंडर्डाइज्ड लूप मेथड एंड 2 है क्वांटिटेटिव मेथड विच इज पॉवर प्लेट मेथड। बहुत सारा इंफॉर्मेशन याद करना है, मैं आपको बताती हूँ। ये लेक्चर आपको 2 बार देखना है, जैसे कि मैं 2 लेक्चर्स में पूरा यूटीआई खत्म कर दूंगी, पर इन्हीं 2 लेक्चर्स को आपको बार-बार देखना है। इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसकी मैं 100 तो नहीं, चलो 90% गारंटी ले लेती हूँ, क्योंकि माइक्रो में थोड़ा बहुत बाहर क्वेश्चन आता है, पर 90% पेपर आपका यूटीआई से यही से आएगा, इन 2 लेक्चर से, इतना मैं गारंटी ले सकती हूँ। ठीक है, अभी देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, कास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया। ये वाला एज इट इज एक्सप्लेन वाई या फिर शॉर्ट नोट 5 नंबर के ऐसे आ सकता है, इसे देख लो। अगर पर ml यूरिन में ग्रेटर देन 10⁵ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बैक्टीरिया के हो तो वो इन्फेक्शन डिनोट करता है, और अगर लेस देन 10⁴ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml हो तो फिर वो कमेंसलिज्म को मतलब इंडिकेट करता है, वो इन्फेक्शन को इंडिकेट नहीं करता, एक्सेप्ट दीज 4 केसेस। ये 4 केसेस एज इट इज रटे होने चाहिए। एक नंबर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, दूसरा अगर कोई पेशेंट डायूरेटिक ड्रग्स पे हो यानी कि बहुत ज्यादा लिक्विड निकल रहा है उसके शरीर से, और एक होगा पाइलोनेफ्राइटिस के पेशेंट में, और एक होगा सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन, क्योंकि ये यूरिन नहीं है ना, हम लोग सुप्राप्यूबिक एस्पिरेट कर रहे हैं, उसमें अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसका मतलब गड़बड़ हो चुकी है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो दोबारा मेरे साथ रिवाइज करो। हमको क्या पढ़ना था? पहले हमने बैक्टीरिया पढ़ा, इकोलाई, क्लिप्सुला, प्रोटिया, स्यूडोमोनास एरुजिनस, ग्राम पॉजिटिव में इंटरकोकस, स्टेफाइलोकोकस के 3 स्पीशीज, वायरस में सिंप्लेक्स वायरस, सीएमबी, एडेनोवायरस, बीके वायरस, फंगाई में कैंडिडा एल्बिकेंस, पैरासाइट में ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। लैब डायग्नोसिस में हमने पढ़े सैंपल कलेक्शन, क्या अर्ली मॉर्निंग क्लीन मिस्ट्रीम यूरिन या फिर सुप्राप्यूबिक एस्पिरेट फॉर इन्फेंट्स एंड कोमा पेशेंट्स, और कैथेटराइज्ड पेशेंट में हम लोग कैथेटर ट्यूब से कलेक्ट करेंगे, बैग से नहीं, ट्रांसपोर्ट करेंगे द बिग फॉर्मेट से, थाइमोल, बोरिक एसिड, ग्लिसरॉल और फॉर्मेट। और डायरेक्ट एग्जामिनेशन में हमें 4 लाख से ज्यादा पार्सल दिखे तो वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। ल्यूकोसाइट एस्टरेज एंजाइम डब्ल्यूबीसी से रिलीज होता है, वो भी इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को। नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट भी देता है, कैटालिस्ट टेस्ट भी डिटेक्ट करता है। ग्राम स्टेनिंग में अगर एक भी बैक्टीरिया पर ऑयल इमर्शन फील्ड में दिखे तो वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इसके अलावा कल्चर हम लोग करते हैं मैकॉन्की एंड ब्लड के कॉम्बिनेशन से, अगर ये मतलब इससे भी ज्यादा सुपीरियर होता है क्लेड, मैंने आपको बताया था यूटीआई के लिए क्लेड आपको याद रखना है। उसके अलावा एंटीबॉडी कोटेड बैक्टीरिया टेस्ट और सेमी क्वांटिटेटिव मेथड जो कि है स्टैंडर्डाइज्ड लूप मेथड एंड पावर प्लेट मेथड। इसके अलावा ये कास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया, यूटीआई का हर एक लैब डायग्नोसिस तुमने खत्म कर दिया। अब तुम एक एक करके ऑर्गेनिजम्स पढ़ो। देखो पहला है इकोलाई, यूटीआई इकोलाई, यूटीआई इकोलाई, दे आर राइमिंग वर्ड्स। अगर आपको कोई 4 बजे नींद से उठा के पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई क्या होता है तो आप इकोलाई बोलेंगे। अभी सभी इकोलाई नहीं, हम जब डायरिया या फिर जीआईटी डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इकोलाई के कितने सारे स्ट्रेन्स होते हैं जो कि मेनली डायरिया कॉज करते हैं, पर ये वाला जो इकोलाई है ये यूटीआई कॉज करता है। दोनों स्ट्रेन्स अलग है। ओके, ऐसे समझो। पहले ये वन लाइनर्स देख लो कुछ, क्योंकि ये एज इट इज एमसीक्यू एंड नीट पीजी में आए हैं। अभी देखो पहला कौन सा है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई ओवरऑल, ये मैंने आपको बता दिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड यूटीआई, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये सारे मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड यूटीआई, यानी कि हेल्थ केयर में भी कम्युनिटी में भी, यानी कि अल्टीमेटली मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई हुआ ना। अभी मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल पैथोजन, यानी कि हॉस्पिटल में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड, उसमें से इकोलाई सबसे ज्यादा कॉमन है। अभी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन पैथोजन होगा तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन भी होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं था। एक हॉस्पिटल है जिसमें
सबसे ज्यादा पैथोजन इकोलाई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे इकोलाई इन्फेक्शन कर सकते होंगे, पर इकोलाई के केस में सबसे ज्यादा पैथोजन मिलते भी इकोलाई है और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन करते भी इकोलाई है। यही ये दोनों पॉइंट में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? अभी देखो सेकंड मोस्ट कॉमन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, पहला कौन सा है दीदी? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म डिस्कस करूंगी। अभी देखो यूपीईसी यानी कि यूरोपैथोजेनिक इकोलाई, यही है वो स्ट्रेन जो कि हमारे अंदर यूटीआई कॉज करता है। अभी स्ट्रेन्स ऑफ इकोलाई व्हिच कॉजेस यूटीआई, यूजुअली इंटेस्टाइनल स्ट्रेन्स, ये तो आपको पता है, मैंने फिर भी बता दिया। सीरोटाइप्स अगर याद रख सको तो रख लेना, कभी कभार वाइवा में पूछते हैं। 1 2 4 6 7 75, मेरे साथ बोलो 1 2 4 6 7 75, 1 2 4 6 7 75, 1 2 4 6 7 75। ओके, ऐसे बोल बोल के याद करना है। अटैच टू यूरोएपिथेलियल सेल्स ड्यू टू पाइलाई, पी पाइलाई, इसीलिए इसको यूरोपैथोजेनिक इकोलाई कहा जाता है। क्यों? अभी देखो ये जो पी पाइलाई है, इसे पी पाइलाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पी ब्लड ग्रुप एंटीजन जो कि यूरोएपिथेलियल सेल्स के ऊपर होता है, उससे जाके अटैच होता है। आरबीसी में एक पी एंटीजन नाम का एक एंटीजन है जो कि हमारे यूरोएपिथेलियल सेल के ऊपर भी एक्सप्रेस करता है। अब ये वाला जो पी पाइलाई है वो उसके साथ जाके अटैच हो जाता है, इसीलिए साइंटिस्ट ने इसका नाम पी पाइलाई दिया है। समझ आ गया? अभी प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर्स देख लो जो कि यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स में यूटीआई ज्यादा होने की संभावना आएगी, उसी को हम लोग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बोलते हैं। एक है कि अगर फीमेल्स होगा, क्योंकि फीमेल्स में यूरेथ्रा का लेंथ शॉर्ट होता है। एक होगा यूरिनरी कैथेटराइजेशन, क्योंकि वहां पे स्टेसिस हो रहा है यूरिन का। एक हो सकता है प्रेगनेंसी, एक हो सकता है कि फिजियोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू द यूरिनरी ट्रैक्ट। कैसे कि हमारे मम्मी पापा ने हमें कहा होगा बचपन से कि कभी भी अगर मतलब सुसु आए तो उसे रोक के मत रखना। इसके पीछे वो लोग कहते हैं कि किडनी स्टोन्स हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, पर एक्चुअली ये अगर आप प्रोलॉन्ग स्टेसिस ऑफ यूरिन करोगे ना, या ज्यादा देर तक ऐसे यूरिन को पास नहीं करोगे अगर आपको आई है तो फिर भी, तो ऐसे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में ऐसे यूटीआई भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखो एक और होता है एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया इज कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कितने आसान से पॉइंट है, ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको पता होगा। अभी ये देखो मैंने आपको बता दिया, अपर यूटीआई भी हो सकता है, लोअर यूटीआई भी हो सकता है। लोअर यूटीआई मोर कॉमन होता है, क्यों? क्योंकि हाइजीन खराब हो सकता है, सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं, या फिर वेरियस जगहों पे अगर पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो बहुत वजह से लोअर यूटीआई हो सकता है। पर अपर यूटीआई होने के लिए ब्लड में इन्फेक्शन होना जरूरी है, और ब्लड में इन्फेक्शन इतना जल्दी नहीं होता। ब्लड में एंटीबॉडीज है, कॉम्प्लीमेंट है, वो तो बैठे रहेंगे ना कि मुकाबला करना है हमें पैथोजन से, इसलिए लोअर यूटीआई ज्यादा कॉमन है। अपर यूटीआई का रूट होता है हेमाटोजेनस यानी कि ब्लड से, और लोअर यूटीआई का एसेंडेंट रूट यानी कि जेनाइटल से ऊपर की तरफ से सिस्टाइटिस कर सकता है। अभी लैब डायग्नोसिस में देख लो, मैंने आपको बताया ऑल ऑफ द अबव, जो कि ऊपर वाला था वही आपको लिखना है, इसीलिए मैंने तब आपको वो जोर डाल के रटवाया। अभी क्लेड इज द बेस्ट मीडियम फॉर यूरोपैथोजन, मैंने आपको बता दिया क्यों। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों क्लेड बेस्ट है मैकोंकी एंड ब्लड अगर के कॉम्बिनेशन के कंपेयर में। पहला तो ये कैंडिडा को भी ग्रो करवाता है, दूसरा तो ये स्टेफाइलोकोकस को भी ग्रो करवाता है, तीसरा इसमें स्यूडोमोनास को भी बेटरली सीन किया जाता है। पर दीदी हमें इन सब ऑर्गेनिज्म की जरूरत क्या है, हम तो इकोलाई देख रहे हैं। नहीं, जब आपके पास एक पेशेंट आएगा तो आपको नहीं पता कि उसमें इकोलाई का इन्फेक्शन है या फिर कैंडिडा का है या फिर स्टेफाइलोकोकस का है या फिर स्यूडोमोनास का है। मैंने आपको क्या बताया था कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है जो कि यूटीआई कॉज कर सकते हैं, इतने सारे हैं, तो इन सभी को अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमारा क्लेड मीडियम ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सभी के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो हम सभी टाइप से कॉलोनी को देख सकते हैं, सभी टाइप को स्टडी कर सकेंगे। अभी दो पॉइंट और देख लो, इकोलाई इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मेनिंजाइटिस एंड न्यूनेटल सेप्टिसेमिया। ये मैंने आपको मेनिंजाइटिस जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, और सबसे ज्यादा ये तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है, और मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सी है। मैंने आपको बताया था, अगर नहीं देखा इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं ऐसे ऐसे दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी, इसीलिए सीएनएस के लेक्चर्स देख के उसके बाद यहाँ पे आओ, ज्यादा अच्छे से रिवाइज होगा। ये वाला पॉइंट देख लो, इकोलाई द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिसेमिया इन जेरिएट्रिक पॉपुलेशन, यानी कि ओल्ड एज में। बस इकोलाई खत्म, यूरोपैथोजेनिक। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही लैब डायग्नोसिस इसका खत्म कर दिया था। देखा कितना आसान था, पहले हमने पढ़ा यूरोपैथोजेनिक इकोलाई क्यों बोलते हैं, इसके बाद प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर्स, लैब डायग्नोसिस तो हमने पहले ही कवर कर लिया था। अभी देखो, अभी आगे बढ़ते हैं। पहला है प्रोटियस। इसमें प्रोटियस के बारे में हम सभी को पता है, फिर भी मैंने आप छोटे करके ऐसे लिख दिया है। प्रोटियस यूरियस पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ये तो आपको पता है। अभी इसके दो स्पीशीज होते हैं, एक प्रोटियस मिराबिलिस और एक प्रोटियस वल्गारिस। अभी वल्गारिस इनमें से एक इंडोल पॉजिटिव होता है, एक इंडोल नेगेटिव होता है, ऐसे ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना बायोकेमिकल टेस्ट के हिसाब से लैब में। तो वल्गारिस इंडोल पॉजिटिव होता है, कैसे याद रखोगे? VIP वल्गारिस इज इंडोल पॉजिटिव, हो गया याद? इसीलिए अगर वल्गारिस इंडोल पॉजिटिव होगा तो मिराबिलिस लेफ्ट आउट फील कर रहा है कि उसके पास कोई याद रखने का फीचर नहीं है ना, मिराबिलिस ज्यादा पैथोजेनिक है, हो गया याद? चलो अभी देखो, अभी ये जो यूरिया है, मैं से बोलती थी NH2 CO NH2, ठीक है, ये जो यूरिया है इसके ऊपर ये प्रोटियस यूरियस नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि इसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर देता है। अब यूरिन जब हम लोग पास करते हैं उसमें कुछ आयंस होंगे, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये सब आयंस मिलके एक क्रिस्टल बनाते हैं विच इज नोन एज मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट और मैप क्रिस्टल्स। इसी को तो हम लोग स्ट्रूवाइट स्टोन या फिर स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई बोलते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि देखो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है तब सॉल्ट फॉर्म होता है। सॉल्ट क्या होता है? क्रिस्टल का फॉर्म ही तो होता है ना। तो अभी देखो ये एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का पीएच कम होता है इसीलिए यूरिन एसिडिक होता है। पर अगर यहाँ पे पीएच बढ़ जाए यूरिन का, यानी कि बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्शन होकर एक क्रिस्टल जैसा फॉर्म करता है, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रूवाइट स्टोन या फिर उसका केमिकल नाम है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। याद रहेगा। अभी प्रोटियस के फीचर्स मैंने उसके नाम से ही आपको याद करवाने का सोचा है। पी फॉर प्रोटियस, P for
प्लियोमॉर्फिक, R फॉर रॉड शेप, O फॉर ONH एंटीजन प्रेजेंट, T फॉर दी डायंस फिनोमेनन। अब ये डायंस फिनोमेनन क्या है वैसे तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो बता देना, मैं कमेंट में बता दूंगी, फिर भी मैं एक बार वर्बली यहाँ पे बता दे रही हूँ, क्योंकि प्रोटिया स्वार्मिंग मोटिलिटी शो करता है। स्वार्मिंग मोटिलिटी के बारे में आपने सुना होगा, तो इसीलिए जब एक कल्चर प्लेट आप लेंगे और उसमें अगर दो सिमिलर टाइप के, सिमिलर स्ट्रेन्स के प्रोटियस होंगे, तो उनका जो स्वार्मिंग मोटिलिटी होगा वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगा। और अगर दोनों डिफरेंट स्ट्रेन्स के प्रोटियस होंगे तो उनका जो स्वार्मिंग है वो एक दूसरे से एकदम डिस्टिंक्ट होकर दिखेगा। अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी। बस ये याद रखो कि डायंस फिनोमेनन शो करता है। और ई से एग्जांपल ऑफ नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, यू से अनप्लेजेंट और फिशी ऑर्डर, जिसे हम सूख के पता करते हैं ना कि यही वाला प्रोटियस है लैब में, और एस से स्वार्मिंग, स्ट्रूवाइट स्टोन एंड सैप्रोफाइट। कितना आसान है, देखा प्रोटियस। मेरे साथ दोबारा से बोलो, प्रोटियस के दो स्पीशीज होते हैं, मिराबिलिस एंड वल्गरिस। वल्गरिस वाला इंडोल पॉजिटिव है, मिराबिलिस वाला ज्यादा पैथोजेनिक है। अभी ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट या फिर स्ट्रूवाइट स्टोन या फिर स्टैगोन कैल्कुलाई फॉर्म करता है, जो कि अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन के द्वारा फेवर्ड होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? प्लियोमॉर्फिक, रॉड शेप, ONH एंटीजन, डायंस फिनोमेनन, एग्जांपल ऑफ नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, अनप्लेजेंट और फिशी ऑर्डर, सैप्रोफाइट, स्ट्रूवाइट स्टोन, स्वार्मिंग मोटिलिटी। हो गया याद? चलो, अभी स्वार्मिंग एक मोटिलिटी भी है, एक ग्रोथ पैटर्न भी है। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, दोनों याद रखना, ठीक है। अभी क्लेब्सिल्ला, क्लेब्सिल्ला तो और भी आसान है। क्लेब्सिल्ला तो हमारा सबका फेवरेट है, क्योंकि जब हमें वो दिखता है वो म्यूकोइड कॉलोनी दिखती है, इसीलिए हम सबसे पहले इसे पहचान लेते हैं। क्यों म्यूकोइड कॉलोनी होता है? पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की वजह से वो हाइड्रोस्कोपिक नेचर होता है, इसीलिए वो म्यूकोइड कॉलोनी होता है। अभी क्लेब्सिल्ला के बहुत सारे स्पीशीज है। एक स्पीशीज होता है उनमें ग्रैन्युलोमैटिस, एक होता है हम लोग क्लेब्सिल्ला न्यूमोनिया पढ़ते हैं, और एक होता है ये ग्रैनुलोमैटिस। ये एसटीआई कॉज करता है। कौन सा एसटीआई? विच इज ग्रैनुलोमा इंगुइनले। ये पुअर हाइजीन की वजह से लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस में ये ज्यादा दिखता है, इसे डोनोवेनोसिस भी कहा जाता है। ये सब आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 50 डेज, और इसमें क्या होता है? पेनलेस अल्सर बट नो इंगुइनल लिम्फेडेनोपैथी, यानी कि इंगुइनल लिम्फ नोड में कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। यही इसका डिफरेंशिएशन फीचर है सिफिलिस से। सिफिलिस में पेनफुल शैंकर फॉर्म होता है और उसके साथ लिम्फेडेनोपैथी भी होता है, याद रहेगा। अभी डोनोवेनोसिस का डायग्नोसिस कैसे हम लोग करेंगे? अल्सर से अलग करके इसे, जहाँ पे वो जो अल्सर है वहां से थोड़ा सा सैंपल हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, वो हमें GM-7 स्टेन के द्वारा स्टेन करना है, और हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो मोनोसाइट्स को हमें एक सेफ्टी पिन शेप में दिखेगा। कैसे? ये वाला अगर मोनोसाइट है और उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म देखो सेफ्टी पिन की तरह ऐसे रखा है। खैर मुझे इतना ज्यादा सेफ्टी पिन की तरह तो लगता नहीं है ये, जितना भी मैंने तस्वीर देखा है, और शायद वो लोग ये ऊपर एक पॉइंट है नीचे एक पॉइंट है कनेक्टेड है, इसी को कहा होगा। तो यही है डोनोवन बॉडी और फिर पंड सेल। ये सेफ्टी पिन वाला ऑर्गेनिज्म है और ये मोनोसाइट के अंदर है, ठीक है। छोटा सा है, इसमें क्या याद रखने की बात है? इसके अलावा इसे हम लोग कल्चर कर सकते हैं हेड टू सेल लाइन में, और इसे हम लोग मॉलिक्यूलर मेथड के साथ हिसाब से भी देख सकते हैं, विच इज PCR, जिसमें हम लोग PHOE जीन देखते हैं। इतना याद रख लो, बहुत है। क्लेब्सिल्ला प्रोटियस में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, जो पूछते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी ये देखो, ये है गोनोकोकस। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे समझना जरूरी है। मैंने इसे बहुत छोटे में बहुत कंसाइज करके बहुत अच्छे से समझाया है, पर गोनोकोकस समझने से पहले हमको, क्योंकि कितने सारे लोगों ने पढ़ाई की है, अब पता चलेगा कि जब हम लोग निसेरिया मेनिंजाइटिस और निसेरिया गोनोरी के बारे में कंपैरिजन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अगर हमने ये पढ़ लिया तो गोनोरिया तो वैसे हवा में चुटकी बजाते उड़ा दोगे। देखो, अभी मेनिंजाइटिस का हैबिटेट क्या होता है? नेसोफेरिंग, नेसोफेरिंग से ये ब्रेन में जाके मेनिंजाइटिस करता है, सबको पता है। तो गोनोरिया का देखो, गोनोरिया में जी है, तो ये जी आप सब जगह पे लगा दो, हैबिटेट में लगा दो जेनिटल्स। डिजीज कौन सा करता है? मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस करता है, जी फॉर गोनोरिया करता है। फर्मेंटेशन, मेनिंजाइटिस में एम भी है जी भी है, तो मॉल्टोज और ग्लूकोज दोनों को फर्मेंट करता है, और यहाँ पे सिर्फ जी है। कहाँ पे? कहीं पे आपको एम दिख रहा है? नहीं, इसीलिए ये सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट करता है। शेप अगर देखे तो ऐसे एम बनाओ, ये डॉक्टर प्रीति मैम का ट्रिक है, उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। ऐसे ऐसे एम बनाओ, दोनों तरफ ऐसे बनाओ और ऊपर से कैप्सूल बना दो। याद नहीं रहेगा कि कौन सा वाला कैप्सूल है कौन सा वाला नहीं। याद रखो कि हमारा कैप्सूल है हमारा सर, तो सर में जो वाला इंफेक्शन करता है, मेनिंजाइटिस जो वाला करता है, वो कैप्सुलेटेड होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। ये वाला किडनी शेप है, ये वाला लेंस शेप विद कैप्सूल होगा। कितना आसान है। विरुलेंस फैक्टर इसमें कैप्सूल है तो कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड, इसमें नहीं है तो वो वाला नहीं होगा। इसीलिए इसके अगेंस्ट वैक्सीन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग जो मेनिंजाइटिस का वैक्सीन है वो इसके कैप्सुलर एंटीजन के अगेंस्ट ही ना बनाते हैं। याद आ रहा है? अगर नहीं पढ़ा तो याद नहीं आएगा, इसलिए कह रही हूँ कि वो लेक्चर देख के आओ, बहुत हेल्प होगी। अभी ये OMP क्या चीज है? ये है आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ये दोनों में प्रेजेंट होता है, पर इस वाला हमें यहाँ पे पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? यहाँ पे दो टाइप के आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, एक 1 एक 2। अभी 1 में भी दो टाइप के होते हैं, 1A एंड 1B। अभी 1A से हमको कैसे याद रखना है? A से ऑल प्लेसेस, यानी कि डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन, ये 1A करता है, और 1B से यानी कि बेसिक, यानी कि लोकलाइज्ड, यानी कि आसपास में ये इन्फेक्शन करेगा। इसके अलावा इन दोनों के ट्रांसपोर्ट मीडिया सेम होते हैं, विच इज एमिस मीडिया एंड स्टुअर्ट मीडिया, एंड सिलेक्टिव मीडिया होते हैं इनके, जो कि सिलेक्टिव मीडिया मतलब क्या? एक मीडियम होगा जहां पे मतलब पर्टिकुलरली यही ऑर्गेनिजम्स अच्छे से ग्रो करेंगे, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को वो मीडिया रिटार्ड करेगा। उसे कहते हैं सिलेक्टिव मीडिया, विच इज सिलेक्टिव टुवर्ड्स सम पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। याद रहेगा। अभी ये सिलेक्टिव मीडिया होता है थायरमार्टिन मीडिया, दोनों के लिए सेम। अब मॉडिफाइड थायरमार्टिन मीडिया क्यों? पहले जो थायरमार्टिन मीडिया था वो VCN था, अभी मॉडिफिकेशन करके उसमें एक T भी ऐड किया है। अब VCN बोले तो वैंकोमाइसिन, कोलिस्टिन, निस्टेटिन, अभी ऐड हुआ है T फॉर ट्राइमेथोप्रिन। हो गया यार। चलो अभी फटाफट से इसे देख लो, गोनोकोकस को, बहुत आसान है, तुम हवा उड़ा दोगे। देखो,
गोनोकोकस के फीचर्स क्या है? ये ग्राम नेगेटिव होता है, डिप्लोकोकस होता है, मैंने आपको पढ़ाया अभी। ये कॉप ऑर्गेनिजम्स है। कॉप माने ये दीदी कैटलिस एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव, इसे हम लोग कॉप ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये गोनोरिया कोज करता है, नॉन कैप्सुलेटेड है। ये सब मैंने आपका यहाँ पे पढ़ा। कैप्सुलेटेड कौन सा वाला है? जो दिमाग में कैप्सूल में डिजीज करता है, विच इज मेनिंजाइटिस। अभी देखो इसके विरुलेंस फैक्टर्स के बारे में देख लो। पाइलाई जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको जनरल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया है कि पाइलाई इज द विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ निसेरिया। अभी ये पाइलाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा IgA1 प्रोटीज। अब इसे कैसे याद रखें दीदी? देखो प्रोटीज मतलब क्या? जो प्रोटीन को काटता हो। अभी हम जब बैक्टीरिया हमारे म्यूकोजा में आके अटैक करेगा, तब हमारे म्यूकोजा में IgA एंटीबॉडी होगा कि नहीं होगा? होगा। म्यूकोजा में बॉडीली फ्लूइड्स में IgA होता है। अब ये IgA इस बैक्टीरिया को खत्म करने जाएगा, तब ये बैक्टीरिया एक केची लेके आएगा IgA को काटने। और अगर ये केची IgA को काट रहा है तो ये IgA प्रोटीएज, IgA एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसलिए IgA प्रोटीएज। ऐसे याद रखो, IgA1 प्रोटीएज इसके पास होता है। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव है, इसलिए एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। और इसमें पोरिन्स एंड आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन कौन से? 1 एंड 2। एक में भी 1 है जो कि डिसेमिनेटेड, A फॉर ऑल स्पेसिस एंड B यानी कि लोकल इंफेक्शन करता है। कितना आसान है, याद हो गया ना? अभी देखो क्लिनिकल फीचर्स में देखो, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स, फीमेल्स के अंदर सर्विसाइटिस, मेल्स के अंदर यूरेथ्राइटिस, क्योंकि मेल्स में सर्विक्स तो होता नहीं है। अभी देखो मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसेस कैन बी प्रेजेंट ऑन स्किन विच इज नोन एज वाटर कैन पेरिनियम। एंड ये जो साइनस में जो डिस्चार्ज निकलता है ना, वो प्यूरिलेंट होता है। कैसे याद रखोगे? एक होता है प्यूरिलेंट और क्लैमाइडिया या फिर नॉन गोनोकोकल जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें होता है थोड़ा सा मतलब म्यूकस थिन जो सिक्रेशन होता है, ये वाला प्यूरिलेंट। तो कैसे याद रखोगे? गोनोरिया। गोनोरिया से याद रखो घना घना सिक्रेशन गोनोरिया में होगा। हो गया याद? चलो अभी एक और ये क्लिनिकल फीचर शो करता है विच इज ऑप्थेल्मिया नियोनेटोडम। क्यों ऐसा नाम है? ऑप्थेल्मिया से समझ आ रहा है कुछ आंख रिलेटेड होगा। अभी नियोनेटोडम यानी कि बच्चे से रिलेटेड होगा। अभी ऑप्थेल्मिया नियोनेटोडम का मतलब है अगर किसी माँ को ये गोनोरिया का इन्फेक्शन हो और वो डिलीवरी के टाइम पे वो जो बैक्टीरिया है वो बच्चे की आंख में ट्रांसफर करके ब्लाइंडनेस तक कॉज कर सकता है। इसी को कहते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेटोडम। ठीक है, याद रहेगा? कितना आसान है, देख रहे हो? एप्लीकेशंस में देखो 2 याद रखने हैं। एक होता है फिट्स ह्यू कर्टिस सिंड्रोम जो कि होता है पेरी हेपेटाइटिस। बस इतना याद रख लो, इससे आगे याद नहीं रखना। अभी एक और पॉइंट याद रखना है विच इज डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन। क्यों होता है? प्रोटीन ये जो आउटर में ये डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन होता क्यों है? ये जो मैंने आपको आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन पढ़ा है 1A वाला डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन करता है, याद है ना? तो इसे हम लोग याद रखेंगे डाम, DAM से। डाम यानी कि डर्मेटाइटिस, A यानी कि आर्थराइटिस, M यानी कि मेनिंजाइटिस। याद रख सकते हो इतना? बस ये स्लाइड्स पढ़ लो, इसके आगे कुछ मत सोचो। आपको शायद लग रहा होगा इतना कम पढ़ा रही है दीदी। ट्रस्ट मी, बहुत मेहनत करके बहुत सारा रिसोर्स ढूंढ के अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये बनाया है। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर आए तो आके कमेंट में गाली लिख देना, पर नहीं आएगा, जनरली नहीं आएगा। पूरे हमारे यूनिवर्सिटी में माइक्रो में 100% पेपर में से ऐसा मान लो कि 20% पेपर हर साल बाहर से आता है। वो कहां से आता है किसी को नहीं पता, पर बाकी 80% में यही से क्वेश्चन आएगा, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ। ठीक है, चलो अभी देखो ये लैब डायग्नोसिस है। लैब डायग्नोसिस में सैंपल साइट ऑफ इन्फेक्शन, अगर फीमेल हुआ तो सर्विक्स से, अगर मेल हुआ तो यूरेथ्रा से सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। माइक्रोस्कोपी ग्राम नेगेटिव डिप्लोकॉक का शो करेगा। कैसा होता है? किडनी शेप का। और मेनिंजाइटिस वाला कैसा होता है? एम बनाओ, दोनों तरफ ऐसे लेंस बनाओ और ऊपर कैप्सूल बना दो। ओके, याद रहेगा? इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं है। कैप्सूल तो मेनिंजाइटिस में था। अभी ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग सेफ्ट्राक्सोन से। बस खत्म, गोनोरिया भी खत्म। अब आगे बढ़ो। ये नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस हमें याद रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था वो गोनोरिया में घना था, इसमें थोड़ा सा थिन सिक्रेशन होगा। अब कैसे होता है ये देखो। क्रॉनिक यूरेथ्राइटिस वेयर गोनोकोकाई कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन यूरिन, तो उसे कहते हैं हम लोग NGU, और गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस को GU। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इसे पढ़ना है। अब इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं? मैंने बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट को लिख दिया है। बैक्टीरिया में क्लैमाइडिया, ट्रैकोमैटिस, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, L फॉर्म्स ऑफ निजेरिया गोनोरिया। दीदी आपने तो बोला कि गोनोरिया नहीं है, L फॉर्म्स है ना। L फॉर्म यानी कि सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म। ये मैंने आपको जनरल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया है, अगर नहीं पता तो अभी के लिए सुन लो। L वॉल फॉर्म यानी कि सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म। वायरस में होगा herpes simplex वायरस एंड साइटोमेगालोवायरस। फंगाई में होगा कैंडिडा albicans, वही वाला, वो जो यूटीआई में पढ़े थे। ये बैक्टीरिया वाला सिर्फ अलग कर दो, बाकी पूरे सेम। पैरासाइट में होगा ट्राइकोमोनास वेजाइनली। सिंपल है। क्लिनिकल फीचर्स कितने दिनों में आएंगे? एक हफ्ते में, यानी कि 1 वीक। इसके अलावा यूरेथ्रल डिस्चार्ज, यही इंपॉर्टेंट है। म्यूकस और म्यूकोप्यूरिलेंट, पर वहां पे था प्यूरिलेंट यानी कि घना, यहाँ पे थोड़ा सा म्यूकस यानी कि वाटरी सिक्रेशन होगा। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है? डीटर सिंड्रोम हो सकता है, फिट्स ह्यू कर्टिस सिंड्रोम हो सकता है, यूरेथ्रल सिंड्रोम इन फीमेल्स हो सकता है। ये एज इट इज रिटन है, इसके डिटेल में हमको नहीं जाना। ठीक है, लैब डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे? अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग बेसिस पे लैब डायग्नोसिस करेंगे। इसे याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बना दिया है। जो भी कलर का है सारे में उस कलर को पहले देखो। क्लैमाइडिया में ये पहला वाला नीला कलर का है, तो आपको पहले सारे नीले कलर्स को पढ़ना है। इस बेसिस पे मैंने बनाया। देखो क्लैमाइडिया में
मैंने नीले वाले से इंडिकेट किया है ग्राम स्टेनिंग का। तो अभी क्लैमाइडिया पोरली ग्राम नेगेटिव है, माइकोप्लाज्मा पोरली ग्राम नेगेटिव है, पर प्लियोमॉर्फिक है, यानी कि कुछ भी आर्बिट्ररी आरा तेरा शेप का। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस ज़ैंक्समियर, अब ग्राम स्टेनिंग तो वायरस में हम कर नहीं सकते क्योंकि वायरस तो बहुत छोटे हैं। एक फुटबॉल ग्राउंड अगर एक बैक्टीरिया है तो उसमें एक जो फुटबॉल रखेंगे वो होता है वायरस। अब कितना छोटा है बैक्टीरिया के कंपेयर में आप आइडिया कर सकते हैं। तो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस ज़ैंक्समियर जो कि लाइफशूल्स इंक्लूजन बॉडीज दिखाते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखना है। अगर नहीं पढ़ा तो सीएनएस के सेकंड लेक्चर में मैंने वायरस के कुछ इंक्लूजन बॉडीज के बारे में बताया है, वो देख लो। अभी ये ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ये आपको ग्राम स्टेनिंग में एक्टिवली मोटाइल दिखेगा, इसका ट्रोफोजोइड। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैजेला होता है, एंटीरियर भी पोस्टीरियर भी। पर पोस्टीरियर में अलग अरेंजमेंट होता है, एंटीरियर में अलग अरेंजमेंट होता है। ये जब मैं आपको ये ट्राइकोमोनास पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है? हो गया। अभी देखो, इसमें डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टू डिटेक्ट इंक्लूजन बॉडीज, इसमें एंटीजन डिटेक्शन बाय डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इसमें वायरल एंटीजन डिटेक्शन बाय डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इसमें एंटीजन डिटेक्शन बाय इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट एंड एलाइजा। ये याद रखना है, सेम ऑलमोस्ट आ रहा है। और इसके अलावा कल्चर बाय माउस इनोकुलेशन, इसके अंदर कल्चर प्रोड्यूसेस फ्राइडिक कॉलोनीज ऑन पीपीएलओ ब्रॉथ, यानी कि प्सूडो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ब्रॉथ। और कल्चर ऑन सेल लाइन शोज बैलूनिंग ऑफ सेल्स, ये जो साइटोपैथिक इफेक्ट होता है वायरस का वही लिखा है। कल्चर इन लैश सिस्टीन हाइड्रोसाइलेट सीरम्स मीडिया। ये तीन करके पॉइंट कंपेयर कर करके पढ़ लो, इतना ही याद रखना है। मेरे साथ बोलो, क्लैमाइडिया क्या होता है? पोरली ग्राम नेगेटिव होता है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? पोरली ग्राम नेगेटिव होता है एंड प्लियोमॉर्फिक होता है। एचएसवी यानी कि सिम्प्लेक्स वायरस ज़ैंक्समियर में लाइपोशूल्स इंक्लूजन बॉडीज दिखाता है। ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस एक्टिवली मोटाइल दिखाता है अपने ट्रोफोजोइड फेज में। और क्लैमाइडिया माइकोप्लाज्मा और एचएसवी में हम लोग एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं, ट्राइकोमोनास में करते हैं इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट और एलाइजा। इसके अलावा हम लोग कल्चर टेस्ट करते हैं, क्लैमाइडिया में माउस इनोकुलेशन, माइकोप्लाज्मा में फ्राइडिक कॉलोनीज ऑन पीपीएलओ या फिर स्यूडो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स ब्रॉथ, एंड एचएसवी में कल्चर ऑन सेल लाइन शोज बैलूनिंग ऑफ सेल्स, यानी कि ये साइटोपैथिक इफेक्ट है। ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस में लैश सिस्टीन हाइड्रोसाइलेट सीरम मीडिया में ग्रो करता है। हो गया, खत्म। अभी देखो, क्लैमाइडिया पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, अभी थोड़ा सा ही और है और हम इस लेक्चर को खत्म कर देंगे, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ो, 2 लेक्चर्स में यूटीआई खत्म हो जा रहा है। तुम एग्जाम के पिछले रात को भी अगर ये 2 लेक्चर पढ़ के चले जाओगे तो भी तुम्हारा एग्जाम सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये पढ़ के स्कोर किया था। इतना खराब भी स्कोर नहीं था मुझे, माइक्रो में 80% तो मिला ही था, जितना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, पर यही पढ़ के मिला था, ठीक है? तो तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, तुम बस इतना पढ़ लो। अभी क्लैमाइडिया में देखो, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैंने जब आपको ऑब्लिगेट एंड इंट्रासेलुलर एंड फिर फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर इसे पढ़ाया था जनरल माइक्रोबायोलॉजी में, तब मैंने आपको बताया था। अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, आप सीख लो। ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके सीरो वायरस है डीएनके एंड L1 L2 L2A एंड L3। बहुत डिफिकल्ट वे में क्लैमाइडिया को बुक्स में डिस्क्राइब किया गया है, पर मैंने बहुत आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। अब ये जो D2K है, ये 4 डिजीजेस कर सकते हैं, और ये जो L1 L2 L2A एंड 3 है, ये L1 2 3 एंड 2A, ये ऐसे पढ़ लो। ये लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरम करता है, व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेनलेस अल्सर, पेनलेस लिम्फ नोड। ये वाला क्लेब्सिला से अलग कैसे हुआ? वो उसमें भी पेनलेस अल्सर था, इसमें भी पेनलेस अल्सर है, पर उसमें कोई भी लिम्फेडेनोपैथी नहीं था। इसमें पेनलेस लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है, जिसे हम लोग ब्यूबो कहते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेटाइटिस और एस्थ्यूमिन यानी कि एलिफेंटियासिस ऑफ वल्वा के लिम्फ नोड में प्रॉब्लम होगा, ऐसे याद रख लो। और इसके ये जो D2K वाले हैं, ये कॉज करेंगे नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। ये मैंने आपको इसमें ही पढ़ाया था, देखो यहाँ पे हमने क्लैमाइडिया पढ़ा था, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, पोस्ट गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, फिट्स ह्यू कर्टिस सिंड्रोम। बस इतना याद रखना है। इसके 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं, एक एलिमेंटरी बॉडी, एक रेटिकुलेट बॉडी। एलिमेंटरी बॉडी ई से है ना, तो ई से सारे याद रख लो। एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, इक्वल आरएनए डीएनए होता है, इनफेक्शियस फॉर्म होता है, और 0.11 का एंड में ई आता है, तो 0.1 माइक्रोमीटर साइज होता है। और रेटिकुलेट बॉडी में आर से है ना, तो आर याद रख लो। इंट्रासेलुलर रेप्लिकेटिव फॉर्म होता है ये, और आरएनए डीएनए से ज्यादा होता है, और 0.33 में आर होता है, तो 0.3 माइक्रोमीटर साइज होता है। हो गया याद? चलो अभी दोबारा से बोले, एलिमेंटरी बॉडी में ई याद रखना है, एक्स्ट्रा सेलुलर इक्वल डीएनए आरएनए इनफेक्शियस फॉर्म 1 का एंड में ई होता है, यानी कि 0.1 माइक्रोमीटर। रेटिकुलेट बॉडी में आर होता है, आर यानी कि इंट्रासेलुलर रेप्लिकेटिव फॉर्म, आरएनए इज ग्रेटर देन डीएनए, 0.33 का आर लो, 3 माइक्रोमीटर साइज होता है। सिंपल है। अभी देखो ये कैसे अटैक करता है। एलिमेंटरी बॉडी इंटरनलाइज्ड बाय रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब ये एलिमेंटरी बॉडी हमारे शरीर में जाके रेटिकुलेट बॉडी बनाता है। अब ये रेटिकुलेट बॉडी बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई करता है, और फिर रेटिकुलेट बॉडी से एलिमेंटरी बॉडी बनता है, और वो दोबारा से सेल के बाहर आता है, और दोबारा से वो सेल में ऐसे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा अंदर जाता है। ये इसे बहुत कॉम्प्लेक्स करके बुक्स में दिया है, पर मैंने आपको आसानी से समझा दिया। चलो अभी लास्ट ऑर्गेनिजम्स को पढ़ लेते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है? अभी ये एच इन्फ्लुएंजा। दीदी एच इन्फ्लुएंजा यहाँ पे क्यों पढ़ाया आपने? बताती हूँ, रुको, जब मैं एच इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। देखो ये ग्राम नेगेटिव होता है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, और कोकोबैसिलस होता है, बस इतना याद रखो, बाकी मैं पढ़ा दूंगी। ऑब्लिगेट एनारोब यानी कि एरोब भी हो सकता है, एनारोब भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। स्कैंटी ग्रोथ ऑन ब्लड अगर, ये चॉकलेट अगर में ग्रो करता है, कैसे याद रखोगे? एच इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन मेनली बच्चों में होता है, इसीलिए बच्चों को इसका वैक्सीन दिया जाता है, और बच्चों को चॉकलेट पसंद है, तो हमें याद रखना है एच इन्फ्लुएंजा चॉकलेट अगर में ग्रो करता है। कितना आसान है।
ये चाइल्डहुड इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें कैप्सूल्स है, कैप्सूल है इसीलिए तो हमने ये इसके अगेंस्ट वैक्सीन बना पाए हैं हम लोग। अगर कैप्सूल नहीं होता तो वो ज्यादा डेडली होते हैं ना। अभी इसके 6 सीरोटाइप्स होते हैं, ABCDEF, बस बच्चों की तरह पढ़ना है ABCD। बच्चों में इन्फेक्शन होता है, बच्चों को चॉकलेट पसंद है इसलिए चॉकलेट आकार में ग्रो करता है, और ABCDEF में। अभी बी वाला सबसे ज्यादा सीरियस होता है, इसी के अगेंस्ट तो HIV कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाया गया है। अभी ये ही मोस्ट कॉमन कॉज होता है ह्यूमन डिजीजेस के लिए। आसान है। अभी देखो इसके विरुलेंस फैक्टर्स देख लो, कैप्सूल तो एक नंबर पे होगा क्योंकि वो एंटीफैगोसिटिक होता है। अच्छा, मैंने आपको कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स का एक ट्रिक बताया था विच इज साबाको 5 PM निक ने बुलाया, उसमें भी मैंने आपको ये वाले ऑर्गेनिज्म हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बारे में आपको बताया था। ठीक है, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, पर मैंने आपको बताया था। तो चलो उसके बाद देखते हैं इसके और विरुलेंस फैक्टर। ग्राम नेगेटिव है तो एंडोटॉक्सिन होगा, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होगा, IgA प्रोटीज वैसा ही सेम जो मैंने आपको पहले गोनोरिया में एक्सप्लेन किया, अगर याद नहीं आ रहा तो रिवाइंड करके देखो, वही वाला फंक्शन है इसका। और पाइलाई होगा। अभी कैप्सुलेटेड स्ट्रेन कौन कौन से डिजीज कॉज कर सकते हैं? मेनिंजाइटिस, मैंने आपको जब मेनिंजाइटिस पढ़ाया था, इन्फ्लुएंजा पढ़ाया था, न्यूमोनिया, एंडोकार्डाइटिस, UTI, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ COPD। इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसके अलावा ये स्पोरिंग नहीं है, नॉन मोटाइल है, यानी कि MS नहीं है, नॉन मोटाइल है और स्पोरिंग नहीं है। इसके अलावा ये सैटेलाइटिज्म शो करता है। अब सैटेलाइटिज्म क्या है? यही तो हमारा आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, सैटेलाइटिज्म और HIV वैक्सीन। ठीक है, अभी ये देखो कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया के मोस्ट कॉमन कॉजेस मैंने आपको ऊपर से नीचे तक लिख दिया है। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, सेकंड मोस्ट होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड थर्ड होता है क्लैमाइडोफिला। कैसे याद रखोगे? PHC प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक करके याद रख लेना। ठीक है, चलो अभी सैटेलाइटिज्म समझते हैं। देखो देखो, जब ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्रो करता है ना, तो इसके ग्रोथ के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो कि नॉर्मली ब्लड अगर में नहीं होता, इसीलिए ये चॉकलेट अगर में ग्रो करता है, ये मैंने आपको बताया। अभी अगर हमने ब्लड अगर में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को ग्रो किया, एक स्ट्रीक बनाया, तो ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक केमिकल रिलीज करता है विच इज NAD और फैक्टर 5, जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के ग्रोथ के हेल्प करता है। इसीलिए अगर हमने यहाँ पे स्टेफ ऑरियस को ग्रो किया और इस पूरे में अगर हमने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को इनोकुलेट कर दिया, तो ये जो स्टेफ ऑरियस है ये अपने पास सबसे ज्यादा NAD या फिर फैक्टर 5 को छोड़ेगा, रिलीज करेगा, और यहाँ से जितनी दूर जाओगे उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना कम होता जाएगा NAD का। इसीलिए इसके पास वाले रीजन में देखो सबसे ज्यादा ये जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ये ग्रो कर रही है ब्लड अगर में, यही है सैटेलाइटिज्म। अभी ये सैटेलाइट की तरह लग रहा है, पता नहीं किस साइंटिस्ट को लगा था, पर इसी फेनोमेनन को कहते हैं सैटेलाइटिज्म, जिसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा परपेंडिकुलर रहेंगे, जिसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से जितना दूर जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा उसका कॉन्सेंट्रेशन उतना कम होगा। हो गया यार? चलो अभी इसका वैक्सीन के बारे में देख लो, क्योंकि इसमें एक PYQ पूछा जाता है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा चिल्ड्रन में प्रिवेंटेबल क्यों है। क्योंकि ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो टाइप B है वो मोस्ट इन्वेसिव सेरोटाइप है, मैंने आपको बताया। चिल्ड्रन में ये पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस और लोबार न्यूमोनिया करता है, पर इसके इंसिडेंस अभी कम हो गए हैं क्योंकि हमने इसके कैप्सूल यानी कि पॉलीराइबोसिल रिबिटोल फॉस्फेट, ये वाला जो कैप्सूलर एंटीजन है, इसके अगेंस्ट हमने एक वैक्सीन प्रिपेयर किया है, जो कि अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर हर बच्चे को कंपल्सरीली देना पड़ता है। इसको अब इस वैक्सीन को हम पहले दे रहे थे, पर हमने देखा कि इस वैक्सीन में एंटीजेनिसिटी थोड़ा सा कम है। अगर एंटीजेनिसिटी कम होगा तो वैक्सीन का जो प्रॉपर्टी है वो शरीर में ज्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि वैक्सीन क्या करता है, एक मेमोरी क्रिएट करता है ना, जिससे कि हमारा ही इम्यून सिस्टम दोबारा से फाइट करे। अब अगर एंटीजेनिसिटी कम है तो शरीर में मेमोरी ज्यादा क्रिएट नहीं होगी, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हमने क्या किया, इसके साथ डिप्थेरिया एंटीजेनस का टॉक्सोइड एडजुवेंट ऐड कर दिया। अभी तीनों जाएंगे तो तीनों जाके ज्यादा एंटीजेनिसिटी क्रिएट करेंगे। इसके साथ हमने इंडिया में क्या किया, HIV कॉन्जुगेट वैक्सीन यानी कि डिप्थेरिया, टिटेनस टॉक्सॉइड और जो कैप्सुलर एंटीजन यानी कि PRP कैप्सुलर एंटीजन है, इसके साथ हम लोगों ने थोड़े और कुछ चीजें ऐड कर दी। क्या चीजें ऐड कर दी? हमने ऐड किया पर्टुसिस, हमने ऐड किया हेपेटाइटिस B वायरस। तो इससे क्या होगा, 5 डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होगा, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, HIV यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और HBV। एंटीजेनिक टाइटर भी बढ़ गया और इसके साथ साथ 5 डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी हो गया बच्चों का। तो इसका डोज याद रखना, ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी बच्चे को दिया जाता है, इसे आपको याद रखना ही है, जो कि दिया जाता है 6th, 10th एंड 12th वीक में। अमाउंट दिया जाता है 0.5 ml IM रूट में, यानी कि एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाई, इसको याद रखना है, ये प्रोटोकॉल पूछते हैं। ठीक है, लेफ्ट थाई, और अगर बड़ों में दिया गया होता, दिया नहीं जाता, पर अगर दिया गया होता तो फिर वो लेफ्ट डेल्टॉइड में देते। ठीक है, चलो अभी मिनिमम एज अप टू इट कैन बी गिवन इज 1 ईयर। याद रहेगा, बस इतना ही पढ़ना है तुम्हें, पेंटावैलेंट वैक्सीन, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, HIV, HBV। हो गया, लेक्चर खत्म। इतना ही पढ़ लोगे तो हमारा देखो आधे से ज्यादा UTI खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में मैं सिफिलिस एंड VDRL वो सब पढ़ा के ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस पढ़ा के खत्म कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इन लेक्चर्स के नोट चाहिए, जो कि पढ़ना ही चाहिए आपको लेक्चर देखने के बाद, तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से ये नोट आप एक्सेस करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहे और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।